जब एक लड़की की नई नई शादी होती है और उसकी शादी की पहली रात होती है तो वो इन खूबसूरत लम्हात को अपने शौहर के साथ गुजारना चाहती है। लेकिन मैं ऐसी अजीब दुल्हन थी जिसे अपनी शादी की पहली रात अपने शौहर के साथ नहीं बल्कि अपने देवर के साथ गुजारनी पड़ी। मैं अपने नए घर के नए कमरे में सज संवर कर बैठी हुई थी और अपने शौहर मकसूद का इंतज़ार कर रही थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और अपनी मोहब्बत बड़ी बातों से मेरे कानों में रस घोलने लगे तो मैं खुशी से सरशार हो गई। मेके में मैं अपनी चाची के साथ रहती थी और चाची के मुजालिम से तंग थी और मुझे इस बात का शिद्दत से इंतज़ार था कि कब मेरी शादी हो और मैं इस जहन्नुम से निकल आऊं। फिर किसी शादी में मकसूद ने मुझे देखा और पसंद किया, रिश्ता भेज दिया। मेरी चाची ने फौरन हामी भर ली। यूं मेरी शादी मकसूद से होगी और आज हमारी शादी की पहली रात थी। मुझे मकसूद और उनके घर वालों के मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं था। सिर्फ मैंने उनकी तस्वीर देखी थी। उनके खानदान में कौन कौन था मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। चाची ने इसलिए जल्दी में शादी की। मकसूद और उनकी अम्मी ने कहा था कि उन्हें जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए, 2 जोड़ों में लड़की को रुखसत कर दें। मेरी चाची इस बात से बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने सोचा जहेज का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर चाचू हयात होते तो वो ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ देकर ही रुखसत करते। अभी मकसूद मेरे हुस्न की तारीफों में ज़मीन आसमान एक कर रहे थे और मैं तो जैसे हवाओं में थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। मैं इस जहन्नुम से निकल आई हूँ। अभी इस खूबसूरत लम्हे को चंद सायतें ही गुजरे थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई तो मेरा दिल दहल गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि बाहर कोई आफत आ गई है और इतनी जोर से दरवाज़ा बजाया जा रहा है। मकसूद ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। उन्होंने मकसूद से कहा कि इसके छोटे भाई यानी मेरे छोटे देवर के सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी सास का इतना कहना था कि मेरा शौहर फौरन भागते अपने छोटे भाई के पास गए। मैं परेशान हो गई कि वो ऐसा कैसे कर सकते थे। मैं उनकी दुल्हन थी और अभी हमारी शादी की नई शुरुआत हुई थी। वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर किस तरह से अपने भाई के पास जा सकते थे जबकि उसका ख्याल रखने के लिए उसकी वालिदा मौजूद थी। मैं मायूसी से मकसूद की वापसी का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद मकसूद आए। उनके हाथ में एक शीशी थी जिसमें शायद सरसों का तेल था। उन्होंने वो शीशी मुझे थमाते हुए कहा कि मेरे छोटे देवर के सर में बहुत दर्द है और मैं फौरन जाकर उसके सर की मालिश करूं। वसीम की ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी और वो मुझे मेरे छोटे देवर की खिदमत पर मामूर कर रहे थे। ये भला क्या तरीका था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मैं कुछ बोल न सकी। मैं तो पहले से ही एक कमज़ोर लड़की थी, अपना दिफा नहीं कर सकती थी, अपने हक में नहीं बोल सकती थी। आज तो इस घर में मेरा पहला दिन था। मैं बस फटी फटी आंखों से वसीम को देखे जा रही थी। ऐसे क्या देख रही हो, जो कहा है वो करो। मेरे भाई को तकलीफ है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। वो थोड़ी देर पहले जो मोहब्बत बड़ा लहजा था वो अचानक गुस्से में तब्दील हो चुका था। उनका ये रवैया देखकर मेरा दिल डूब गया। मुझे उसी पल महसूस हुआ कि एक जहन्नुम से निकलकर दूसरी जहन्नुम में आ गई हूँ। मरती क्या ना करती, मुझे शौहर के हुक्म की तामील करनी थी और इसी मकसद के लिए मैं अपने छोटे देवर जिसका नाम जुनैद था उसके कमरे में गई। मैंने देखा वो अपने सर को थामे हुए नीचे कालीन पर बैठा हुआ है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो जुनैद ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। वो 18 साल का एक खूबसूरत लड़का था जिसकी आंखें नीचे सुर्ख थी जैसे कि किसी नशई इंसान की होती हैं। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत था लेकिन मुझे उस पल उसकी आंखों से अजीब सा खौफ महसूस हुआ और उससे भी अजीब वो नज़र थी जिस नज़र से वो मेरी तरफ देख रहा था। मैं दुल्हन के लिबास जेवरात से आराज़ था, उसके सामने खड़ी थी और ये मंजर मेरे लिए बेहद तकलीफ दे था। जिस इंसान के लिए मैं आज सजी संवरी थी उस इंसान ने मुझे अपने भाई के कमरे में भेज दिया था और मैं बिल्कुल बेबस थी। मैं फिर से वापस लौट गई और अपने शौहर से कहा कि मेरे साथ कमरे में बैठ जाएं ताकि मैं आपके भाई के सर की मालिश कर सकूं। तो वो आगे से गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। मकसूद की बात सुनकर तो मेरी आंख भर आई। खैर मैं अपनी सास के कमरे में चली गई और उन्हें कहा कि मुझे आपके छोटे बेटे के सर की मालिश करनी है, आप मेरे साथ चलें। आप कमरे में बैठी रहें, मैं मालिश करती हूँ उसके सर में। मैंने फर्मा बरदारी से कहा तो मेरी सास हत्थे से उखड़ गई। तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा आवारा है, बदमाश है, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करेगा जो तुम मुझे वहां लेकर जाना चाहती हो?
मेरा बच्चा बहुत ही सादा और शरीफ इंसान है, बस उसके सर में अक्सर दर्द रहता है और उसकी हालत गैर हो जाती है। फिर मालिश करने से उसका सर सही हो जाता है। लेकिन आज मेरे हाथों में दर्द है, मैं थक गई हूँ शादी के हंगामों से। आज अगर तुमने उसके सर की मालिश कर दी तो कुछ गजब ना हो जाएगा। मेरी सास की बात सुनकर तो मेरा दिल कटकर रह गया था। बादिल ना खास्ता मैं देवर के कमरे में एक बार फिर से आ गई। मैं ऊपर बेड पर बैठ गई, वो नीचे बैठा हुआ था। मैंने होले से अपनी हथेली में तेल भरा और उसके सर की मालिश शुरू कर दी। उसकी हालत देखकर वाकई लग रहा था कि उसे शदीद किस्म का सर दर्द है और मेरे मालिश करने से उसकी तकलीफ में काफ़ी कमी आ रही थी। लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। अपनी शादी की पहली रात मैं सज संवर कर एक नामबहरम के साथ बैठी हुई थी। शायद मुझसे ज़्यादा बदनसीब दुल्हन कोई गुजरी होगी। मैं थोड़ी देर मालिश करती रही, फिर उठकर खड़ी हुई और जाने लगी तो मेरे छोटे देवर ने एकदम से मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। तो मेरी तो रूह फना होने लगी उसकी हरकत पर। भाभी, आपके हाथों में बहुत शिफा है, मेरे दर्द में बहुत कमी आ गई है, थोड़ा और मालिश कर दें, मेरे देवर ने कहा। तो मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर मजबूरन में बैठ गई। न जाने कितनी देर तक मैं उसके सर की मालिश करती रही, यहाँ तक कि वो सो गया। उसे बैठे बैठे ही नींद आ गई थी और वो बेड के किनारे पर ही सो गया था। मैंने सोचा शुक्र है, अच्छा मौका है, मैं अब यहाँ से निकलती हूँ। जैसे ही मैं उठी तो मेरी शादी का लहंगा उसके पैरों तले फंस चुका था। मैं फिर से परेशान हो गई। अगर मैंने थोड़ी सी हलचल की तो ये जाग जाएगा और फिर से मुझे इसकी खिदमत करना पड़ेगी। अगर मेरे वालिदैन जिंदा होते तो मेरा कोई मेका होता तो मैं ज़रूर वापस चली जाती उसी वक्त। लेकिन मेरे तो पीछे कोई नहीं था, सिर्फ एक चाची थी जिन्होंने मुझे निकाल दिया था और अब वो मुझे वापस नहीं रखने वाली थी। जो भी था, मुझे इस घर में गुजारा करना था, यही मेरा घर था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपना लहंगा सरकाया और कामयाबी से बिना कोई शोर किया वहां से निकल आई। मैं अपने कमरे में आई तो मेरे शोहर मकसूद सो चुके थे। उन्हें इस तरह से सोता हुआ देखकर मैंने भी लिबास तब्दील किया और मैं भी सो गई। मेरी शादी की पहली रात ही सिर्फ अजीब नहीं थी, बल्कि पहला दिन भी अजीब ही था। उसी दरवाजे के शोर से मेरी आंख खुली। मेरी सास साहिबा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं फौरन अपने देवर के लिए नाश्ता तैयार करूं, उसे दवाई लेनी है। मजबूरन मैं किचन में आ गई और नाश्ता बनाने लगी। मैंने सोचा सबसे पहले अपने शोहर को नाश्ता देती हूँ। मैं नाश्ता लेकर मकसूद के पास आई तो उन्होंने पूछा कि तुमने जुनेद को नाश्ता दिया है? मैंने कहा नहीं। मैंने सोचा पहले आपको नाश्ता दे दूं, फिर बाकी सबको। मेरी बात सुनकर मकसूद एक बार फिर से मुझ पर बरहम हो गए और बोले कि इस घर में सबसे पहले हर चीज़ जुनेद को मिलती है। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर कहीं भाग जाऊं। अगर मेरे पास कोई ठिकाना होता तो मैं ज़रूर भाग जाती, लेकिन मेरे पास कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने जैसा कहा मैंने ऐसा किया। मैंने सबसे पहले जुनेद को नाश्ता दिया, फिर अपने शोहर और अपनी सास को। मुझे भी जोरों की भूख लग रही थी। मैंने रात को खाना नहीं खाया था, किसी को एहसास ही नहीं था और किसी ने पूछने की जहमत भी नहीं की थी कि दुल्हन ने खाना खाया या नहीं। इसलिए मैं किचन में आ गई और अपने लिए नाश्ता बनाया और जमकर खाया। जिंदगी यूं ही रवां दवां थी और इस घर के मकीनों की जहनीत समझने में मुझे मुश्किल पेश आ रही थी कि ये किस तरह के लोग हैं। कभी कभी इतने मेहरबान हो जाते थे कि इंतहा कर देते थे, लेकिन जब गुस्सा करते तो फिर लगता ही नहीं कि ये वही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इस घर में मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन मेरा छोटा देवर मेरे लिए मसला बनता जा रहा था। मेरे शोहर और मेरी सास ने उसे हाथों का छाला बना रखा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास के सारे काम मुझे सौंपती रही। उसके कपड़े धोना, उसके कपड़े इस्त्री करना, उसको खाना देना। मुझे कहती थी कि मैं अपने शोहर से पहले अपने देवर के सारे काम करूं और मेरा शोहर भी यही कहता था। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं इस घर में मकसूद के लिए नहीं बल्कि जुनेद के लिए लाई गई हूं और जुनेद एक ऐसी पहेली था जो मुझसे हल नहीं हो पा रहा था। सुर्ख आंखों के साथ वो दराज कद खूबसूरत सा लड़का अंदर किस किस्म की शख्सियत रखता था, ये समझने से मैं बिल्कुल कासिर थी। मेरे दिल में उसका खौफ बैठ गया था। जो इंसान बोलता नहीं सिर्फ देखता है वो यकीनन खतरनाक होता है। जुनेद भी कोई बात नहीं करता था मुझसे, सिर्फ मेरी तरफ देखता रहता था। मैं उसकी नज़रों को समझने की कोशिश करती थी कि उसकी नज़रों में क्या है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। वो सारा दिन घर में होता और सारी रात बाहर रहता और इस बात का उसके घर वालों को इल्म नहीं था। सिर्फ मैं जानती थी कि वो दीवार फैलाकर रोज़ाना रात को जाता है और फिर सुबह अजान से पहले वापस आता है। कुछ दिनों में मैं समझ गई थी
कि उसकी सोहबत अच्छी नहीं है और वो नशा करता है। एक दिन अचानक खानदान में किसी फौतगी की वजह से मकसूद और मेरी सास को शहर से दूर जाना पड़ा और मैं उस रात जुनेद के साथ घर में अकेली थी। वो लोग सुबह को गए थे। मैंने सारा दिन घर के काम निपटाए। उस वक्त मुझे खौफ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई मेरा दिल डूबता गया। हमारे घर का किचन खुला था, यानी लाउंज और किचन अमेरिकन तर्ज का था, जिसकी वजह से लाउंज में बैठने वाले लोगों को किचन में काम करने वाले आसानी से नजर आते थे। मैं रात का खाना बनाने में मशगूल थी और जुनेद लाउंज में बैठकर टीवी देख रहा था। मैंने महसूस किया कि उसकी नजरें बार बार मेरे हाथों की तरफ जा रही हैं। मेरा दिल किसी पत्ते की मानिंद लर्जने लगा। मैंने खाना बना के उसके सामने रखा तो एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने खाना बना के उसके सामने रखा तो एकदम उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। खौफ के मारे मेरी जान जा रही थी। मैंने अपनी आंखों में हैरत समोए उसकी तरफ देखा, सवालिया नजरों से। भाभी, तुम कितनी प्यारी हो, अपने ये दोनों कंगन मुझे दे दो प्लीज भाभी, इनकार मत करना, मुझे बहुत जरूरत है। जुनेद ने मेरा हाथ पकड़े हुए कहा। उसने मेरा हाथ मजबूती से थामा हुआ था कि मुझसे छुड़वाया नहीं जा रहा था। मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मुझसे कंगन मांगे थे, वरना मुझे तो उससे अपनी इज्जत का खौफ था। मैंने फौरन दोनों कंगन उतारकर उसकी झोली में फेंक दिए और अपने कमरे में आकर खुद को बंद कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे यही उम्मीद थी कि वो मुझे तन्हा पाकर कोई गलत डिमांड करेगा, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने कंगन की फरमाइश की थी। कंगन देना मेरे लिए आसान था बनिस्बत अपनी इज्जत के। सुबह को मेरे शोहर मकसूद और मेरी सास वापस आ गए। सुबह को तो मेरी सास ने नोट नहीं किया, लेकिन रात को जो मेरे हाथों में कंगन नहीं देखे तो पूछा कि कंगन कहाँ गए, तो मैंने साहब बताया कि जुनेद ले गया। मेरी सास को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि जुनेद तुम्हारा कंगन क्यों ले गया, तुम झूठ बोल रही हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। इतने में वसीम भी आ गए। उन्होंने पूछा मेरी सास से कि क्या माजरा है, तो मेरी सास ने कहा कि तुम्हारी बीवी मेरे बेटे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने मकसूद से कहा कि मैं चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा रही, सिर्फ अम्मा को ये बता रही हूँ कि जुनेद ने मुझसे कंगन लिए और मैंने उसे दिए। मेरी बात सुनकर मकसूद को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भी यही कहा कि जुनेद तुमसे क्यों कंगन मांगेगा, उसके पास किस चीज़ की कमी है। मैंने कहा अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो जुनेद को बुलाकर पूछ लें। तो उन्होंने जुनेद को आवाज़ दी, जुनेद क्या ये सच कह रही है, क्या तुमने उससे कंगन मांगे थे? मेरी सास ने मेरे बेटे से सवाल किया तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसके इस तरह इनकार पर तो मैं हैरान हो गई। वो झूठ क्यों बोल रहा था, बिला वजह मुझे झूठा साबित कर रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाते हुए? मकसूद ने मुझसे कहा तो मैंने जुनेद की तरफ देखा और बोली, जुनेद झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने खुद मुझसे कंगन लिए हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इसके कमरे की तलाशी ले लें। मेरा बेटा चोर है जो इसके कमरे की तलाशी लूं? मेरी सास ने फौरन कहा, लेकिन मकसूद ने कहा कि हमें जुनेद के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। मकसूद की बात सुनकर मेरे दिल को सुकून आ गया कि कम से कम उन्होंने मेरा साथ तो दिया। ये तुम क्या कह रहे हो, अपनी बीवी को सही साबित करने के लिए अपने भाई को गिरा रहे हो सबकी नज़रों में? मेरी सास ने मकसूद से कहा, मैं बीवी को सही साबित नहीं कर रहा, बल्कि अपने भाई की बेगुनाही साबित करने के लिए कह रहा हूँ कि कमरे की तलाशी लें, ताकि मेरी बीवी को तसल्ली हो जाए कि मेरा भाई चोर नहीं है। मकसूद की यह बात सुनकर मुझे फिर मायूसी होगी। मुझे लगा वो मेरा साथ दे रहा है, लेकिन वो तो अपने भाई के दिफा में ऐसा कह रहा था। खैर, मकसूद ने जुनेद के कमरे की तलाशी ली तो कंगन कहीं नहीं मिले। इसने ज़रूर कंगन अपनी चाची को दिए हैं, ये अपने मेके वालों को सपोर्ट कर रही है। मेरी सास ने दूसरा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया तो मैं सर पकड़ कर बैठ गई। मैं जुनेद की तरफ देखा जो मेरी हालत का मज़ा ले रहा था। वो सोफे पर टांग रख के बैठ गया और मेरी तरफ देखे जा रहा था हमेशा की तरह। मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने कंगन किसी को नहीं दिए, सिर्फ जुनेद को दिए थे, इसी के पास हैं। अब आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे तो ये मेरा मसला नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें पता है वो कंगन कितने महंगे थे, मैंने कितनी चाहत से तुम्हारे लिए बनवाए थे और तुमने अपने मेके वालों को दे दिए। मकसूद को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकालना चाहा। मैं अपना हाथ छुड़वाने लगी। मैं उनसे कह रही थी, बाहर बहुत बारिश है, मेरे साथ ऐसा सलूक मत करें, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन हमेशा की तरह वसीम का गुस्सा अरूज पर था। उन्होंने बरसती बारिश में मुझे घर से हाथ पकड़कर बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मैं हैरत से दरवाजे की तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, जुनेद मेरे पास आया
माफ़ करना भाभी, मुझ पर कर्जा चढ़ गया था, मजबूरन ऐसा करना पड़ा। जुनेद ने मुझसे कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। अम्मा, भाभी की पहली और आखिरी गलती समझकर उन्हें माफ़ कर दें। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और मैंने उन्हें माफ़ किया। आप लोग भी उन्हें माफ़ कर दें। मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें इस तरह से घर से निकाल दें। जुनेद ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता था कि जुनेद कहता और वो लोग ना मानते। इस घर में सिर्फ जुनेद की ही चलती थी, उसी की अहमियत थी, उसकी हर बात हरफ़े आखिर थी, लोहे पर लकीर थी। उसके कहने पर मकसूद मुझे दोबारा घर में रखने पर तैयार हो गए और मुझे कहा कि मुझे जुनेद का एहसानमंद होना चाहिए। फिर यह सिलसिला चल निकला। आए दिन जुनेद कोई ना कोई मसला मेरे लिए खड़ा कर देता और मैं अपनी सफाइयाँ देती रह जाती, लेकिन मेरे शोहर और मेरी सास मेरा यकीन न करते। जुनेद मेरे लिए वो बाल बन चुका था। मैं समझ गई थी कि मुझे सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। अगर जुनेद इस घर में रहा तो वो मुझे चूंटी समझ रहा था जिसे मसलना आसान था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यही चूंटी हाथी के नाक में घुस जाती है और उसे जान से मार भी देती है। जब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म होगी तो मैंने अपने जहन में एक प्लानिंग तरतीब दी। आज तक जुनेद जो नाइंसाफ़ी मेरे साथ करता रहा था और उसकी वजह से मैं इस घर में जलीलो ख़ार होती रही थी, इन सारे हिसाबों को चुकता करने का अब वक्त आ चुका था। मुझे इस घर में आए हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका था और मैं खतबी दीवानी हो चुकी थी। इस घर में अब या तो मैं रह सकती थी या फिर जुनेद। मकसूद को मुझसे मोहब्बत थी, वो मेरा ख्याल भी रखते थे, लेकिन जब बात जुनेद पर आ जाती थी तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आता था। मेरी सास और मकसूद दोनों जुनेद के ज़हनी गुलाम बनकर रह गए थे और ये सब क्यों था मैं समझ नहीं पा रही थी। जुनेद ने मुझे इस कदर ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर रखा था। मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और मैं अब वही करने वाली थी अब उसके साथ। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। एक रात मैं आराम से उठकर अपने कमरे से बाहर निकली और जुनेद के कमरे में आ गई। रात की उस पहर वो मुझे देखकर हैरान रह गया। उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। जुनेद, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, मैं कहते हुए फ़ौरन उससे लिपट गई तो वह हैरत के समंदर में गोताज़न हो गया। मैं जानती थी कि मकसूद मुझे कमरे से निकलते हुए देख चुके हैं। वो सो रहे थे लेकिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जाग गए थे और यकीनन वो मेरे ताक़ुब में आते ही होंगे। जुनेद ने मुझे खुद से अलग करने के लिए मेरे शानों पर हाथ रखा ही था कि मकसूद अंदर दाखिल हुए। ये क्या हो रहा है? मकसूद ने गुस्से से कहा और एक ज़ोरदार थप्पड़ जुनेद के मुंह पर रसीद किया और फिर मुझे मारना शुरू किया। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। मकसूद मुझे मारता हुआ कहता जा रहा था और फिर वो जुनेद की तरफ पलटा। और तुम मेरे भाई होकर मेरी पीठ पर छुरा घूमते हो। मेरी बीवी पर बुरी नज़र रखी तूने, इसके साथ एक ही घर में रहते हुए चक्कर चलाया। कब से चल रहा है ये सब? मकसूद ने चिल्लाते हुए जुनेद से कहा तो मेरी सास शोर सुनकर आ गई। क्या हो रहा है ये सब? क्यों लड़ रहे हो तुम मेरे बेटे से? मेरी सास ने जुनेद की तरफदारी करते हुए कहा, जैसे कि वो उनका वाहिद बेटा। पर मकसूद उनका कुछ नहीं लगता। आपको नहीं पता आपके बेटे ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। मेरे ही घर में रहते हुए मेरी बीवी के साथ चक्कर चला रखा है इसने। मकसूद ने गुस्से से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद मेरे पास आई थी, मुझसे कहने लगी कि मुझसे मोहब्बत करती है। जुनेद हड़बड़ा गया और बोला, पहली बार मैंने इसे परेशान देखा था, इसकी आदत ऐसी थी जैसी मेरी हुआ करती थी। हर बार इल्ज़ाम लगने पर इसे यूं परेशान देखकर मेरे दिल को सुकून सा मिल रहा था। ये झूठ बोल रहा है मकसूद, इसकी हमेशा से मुझ पर बुरी नज़र थी। इसे मालूम था कि आप लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसलिए ये मुझे धमकी देता था कि मैं आपसे तलाक लेकर इसे शादी करूं, वरना ये मुझे बदनाम कर देगा। इसलिए हर बार ये मुझ पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर मुझे आप दोनों की नज़रों में गिरा देता था और आप लोग मेरा यकीन नहीं करते थे। आज भी इसने मुझसे कहा कि अगर मैं इसके पास नहीं आई तो ये मुझे घर से निकलवा देगा, आपसे झूठ बोलेगा कि मेरा आपकी दोस्त के साथ अफेयर है, और ये जानता था कि आप और आपकी माँ आपका यकीन करेंगे, मेरा नहीं। इसलिए मैं खौफजदा हो गई थी और मजबूर हो गई थी इस इंसान के सामने। मैंने भरपूर अदाकारी करते हुए कहा तो जुनैद ने हैरत से मेरी तरफ देखा। वो यकीनन यही सोच रहा था कि मेरे अंदर इतनी दीदा दलीरी कहाँ से आ गई थी। मेरी हैरत की उस वक्त इंतहा न रही जब इतने सालों में पहली बार मकसूद मेरी हमायत में बोले, तुम मेरी बीवी को धमकियां देते रहे, उससे कहते रहे कि मुझसे तलाक लेकर तुमसे शादी कर ले। तुम इतना गिर सकते हो? तुमने सोचा भी नहीं था मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। तुमने ये सिला दिया मेरी मोहब्बत का। मकसूद ने गुस्से से कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाना चाहा। पहले तो मुझे लगा कि वो हाथ पकड़कर मुझे घर से निकालने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल मैं समझ गई कि उन्होंने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। अम्मा, मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता।
जहाँ मेरी इज्जत को खतरा हो। वसीम ने कहा और मुझे कहा कि सामान बांधो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। मुझे लगा कि मेरा यकीन आज भी नहीं किया जाएगा। कितनी अजीब बात थी, जब मैं सच बोलती थी तो कोई मेरा यकीन नहीं करता था, और आज मैं झूठ बोल रही थी और फौरन मेरा यकीन कर लिया गया था। मैंने फौरन अपना सामान बांधा और आधी रात को वसीम मुझे लेकर घर से निकले। मकसूद मुझे लेकर घर से निकले। मेरी सास मकसूद की मिन्नतें करती रही कि घर छोड़कर ना जाओ, और मैं समझ रही थी कि ये मिन्नतें वो मकसूद की मोहब्बत में नहीं कर रही, बल्कि मकसूद उनका कमाऊ बेटा है और उसकी तनख्वाह से ये घर चलता है। जुनेद तो किसी काम का नहीं। अगर मकसूद घर छोड़कर चला गया तो उन दोनों माँ बेटा के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा। मकसूद ने उनकी एक न सुनी और वो मुझे लेकर अलग हो गए। वो रात तो हमने मकसूद के एक दोस्त के घर गुजारी थी। इसके बाद मकसूद ने किराए पर घर ले लिया और हम दोनों वहां पर रहने लगे। मकसूद ने मुझे बताया कि जुनेद उसका सुतेला भाई है और उसकी माँ सुतेली है। उसकी माँ ने हमेशा ही उसे कहा था कि जुनेद को प्यार देना। मैंने जुनेद को बेहद मोहब्बत दी, उसका ख्याल रखा, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया था कि वो गलत सोहबत में है। लेकिन मैं अपनी माँ के आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। शुरू में मुझे लगता था कि मेरी माँ को मुझसे मोहब्बत है और उन्होंने वाकई मुझे बहुत मोहब्बत दी थी, लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ मतलब के लिए थी। उन्हें असल मोहब्बत अपने ही बेटे से थी, लेकिन मैं उन्हें खर्चा दिया करता था, जिसकी वजह से वो मेरा ख्याल रखती थी और मुझे कहती थी कि जुनेद का भी ख्याल रखो। वो जानती थी कि जुनेद कभी कोई नौकरी वगैरह नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने जुनेद की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और मैं वही करता रहा जो मेरी माँ कहती रही। मुझे उन दोनों की मोहब्बत सच्ची लगती थी, लेकिन एक रात मैंने उनकी बातें सुन ली। वो जुनेद से कह रही थी कि शुमाइला पर इल्ज़ाम लगाते रहो ताकि वो मकसूद की नज़रों में गिर जाए और मकसूद के दिल में उसके लिए जो मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि शुमाइला मकसूद को लेकर यहाँ से चली जाए और हमारा दाना पानी बंद हो जाए। अम्मा ने यह भी जुनेद से कहा कि मकसूद से मोहब्बत हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम उसका खा रहे हैं। अगर मकसूद ने हमें छोड़ दिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, और अगर मकसूद ने शुमाइला की मोहब्बतें उसकी बातों में आकर हमें छोड़ दिया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि शुमाइला इस घर में एक नौकर की तरह रहे तो अच्छा। इस घर के कामकाज भी करती है, खाना बनाती है, सफाई करती है। हमें समझो मुफ्त की नौकरानी मिली है और मुफ्त का कमाने वाला बेटा भी। बस इन दोनों मियाँ बीवी को बेवकूफ़ बनाते जाओ। अम्मा और जुनेद की ये गुफ्तगू सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरक गई थी। मुझे सारी बात समझ में आ गई और मुझे तुम्हारा दुख हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ उनकी बातों में आकर इतना बुरा सलूक किया। और उसके अगले ही दिन ये वाकया पेश आया तो मैं समझ गया तुम भी हालात की मारी हुई हो। मैं जानता था कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन मैं ये भी समझ गया था कि तुम मजबूरी में ये सब कर रही हो। उन लोगों ने तुम्हें इस कदर पागल बना दिया था कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से निकल आया। अब वो दोनों जाने उनका काम। मकसूद की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। उन्हें मुझसे भी ज़्यादा हकीकत का इल्म हो चुका था और ये बात मेरे लिए खुशी का बायस थी। हम दोनों ने नई घर में नई ज़िंदगी की शुरुआत की और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और ऐसी ही सबक आमूज़ कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल दरबारी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।